नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। कहा, अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान को फाड़ कर फेंक देगी भाजपा। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह की पीएम पद के लिए हाथापाई वाली टिप्पणी पर कांग्रेस का तंज। बोला, नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री, उन्होंने धोखा दिया। मंच से बोले तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी भी हुए हमलावर। खबर में आगे आपको बताएंगे कि चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा। कहा, नहीं चला मोदी का जादू। और इसी के साथ खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि गिरिराज और ललन सिंह के खिलाफ लालू यादव का ओ प्लान। एनडीए के बी पर भारी पड़ेंगे महागठबंधन के योद्धा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में आने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि अगर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटती है तो वो गरीबों, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को अधिकार देने वाले संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने संविधान की एक प्रति हाथ में लेते हुए कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी को संविधान के कारण कई अधिकार मिले हैं, जिसने लोगों को मनरेगा, भूमि अधिकार, आरक्षण और अन्य चीजें भी दी हैं। अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वो इस संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। वायनाड से सांसद गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री अमित शाह और उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीत गए तो संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। अमित शाह की पीएम पद के लिए हाथापाई वाली टिप्पणी पर कांग्रेस का तंज। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रधानमंत्री पद के लिए हाथापाई वाली टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि यह एक स्वीकारोक्ति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए वापस नहीं आएंगे। विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि लोगों ने संविधान को बदलने और आरक्षण समाप्त करने की भाजपा की भयानक साजिश को समझ लिया है। अमित शाह ने सोमवार को चेतावनी दी है कि गलती से भी इंडिया ब्लॉक की जीत से विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए हाथापाई हो जाएगी। और शाह की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि गृह मंत्री इस बारे में बात कर रहे हैं कि संभावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे। कम से कम ये स्वीकारोक्ति है कि मोदी सत्ता में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये स्वीकारोक्ति है कि अगली सरकार इंडिया ब्लॉक की होगी। सुनीत ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये एक निर्णय है जो हम लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तविकता यह है कि देश को संविधान को बदलने और आरक्षण समाप्त करने की इस भयानक साजिश के माध्यम से देखा जाता है। सुनीत ने कहा कि यहाँ तक कि भाजपा में भी ये कोई संयोग नहीं है कि ज्योति मिर्धा से लेकर अनंत कुमार हेगड़े जैसे नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को आरक्षण के अधिकार से वंचित करना, और इसका सीधा सा मतलब है कि वंचितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, सामान्य वर्ग के गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करना। लोग आपकी भयावह साजिश को समझ गए हैं और आपको बाहर निकाल देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री, उन्होंने धोखा दिया। मंच से बोले तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी भी हुए हमलावर। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद और वैशाली लोकसभा से आरजेडी प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के नामांकन से पूर्व मुजफ्फरपुर क्लब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी समेत कई नेता और विधायक पहुंचे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी एक साथ एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब भाजपा को हराना है। उन्होंने भाजपा भगाओ और देश बचाओ का नारा भी लगाया। तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि मोदी जी झूठ बोलने की फैक्ट्री हैं। उन्होंने सभी को धोखा दिया है, सभी से झूठ बोला है और अब ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है। अभी 1 करोड़ युवाओं की सरकारी नौकरी हमारी सरकार आने के बाद मिलेगी। हम चाहते हैं कि अगला 15 अगस्त का तिरंगा लाल किले की इंडिया अलायंस के लोगों द्वारा फहराया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि इधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने कहा कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये एक बड़ी आज़ादी की लड़ाई है। हमारे पूर्वजों ने जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर आज़ादी दिलवाई, उसी तरीके से हम सभी आज़ाद होंगे और अब दबे कुचले लोगों को आरक्षण नहीं देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज़ादी से पहले हमारे हाथ से
कोई पानी नहीं पीना चाहता था। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं, मैं तो जनता की आवाज़ हूं। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा सिर्फ वादा रह गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मतदान पिछली बार की तुलना में भले ही कम हुआ है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता जीत के दावे करते हुए अपना अपना गणित बता रहे हैं। भाजपा नेता जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मोहर लगाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता कम मतदान को अपने पक्ष में बताकर कह रहे हैं कि मोदी का जादू नहीं चला। भाजपा नेता प्रदेश की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और कांग्रेस नेता अच्छी खासी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा चुनाव तथा दूसरे चरण में 13 सीटों पर चुनाव हुए। पिछले चुनाव वर्ष 2019 की तुलना में कुल मिलाकर राज्य की 25 सीटों पर 4.54% कम मतदान हुआ और इस कम मतदान को लेकर भाजपा ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजा है कि पार्टी का मार्जिन घट सकता है लेकिन नुकसान नहीं होगा। सभी 25 की 25 सीटें भाजपा जीतेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि पार्टी को 8 से 11 सीटों पर फायदा होगा। कांग्रेस ने 8 से 11 सीटों पर बढ़त मानी है, उधर 4 से 5 सीटों पर नजदीकी मामला माना है। दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, कोटा, भरतपुर, सीकर, जयपुर ग्रामीण आदि सीटों पर बढ़त मानी गई है। भाजपा तर्क देते हुए कह रही है कि कांग्रेस की कार्यकर्ता उदासीन रहे और वोट डलवाने नहीं निकले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वोट डलवाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता की बेरुखी रही जिससे मतदान कम हुआ। कांग्रेस के कोर वोटर ही पोलिंग बूथ तक पहुंचे, इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरिराज और ललन सिंह के खिलाफ लालू यादव का ओ प्लान, एनडीए के बी प्लान पर भारी पड़ेंगे महागठबंधन के योद्धा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के भूमिहार बहुल क्षेत्रों में जीत की नई इबारत गढ़ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कुछ चुनावों की बात करें तो विपक्ष भी भूमिहार बहुल क्षेत्रों में भूमिहार उम्मीदवार उतारकर जीत की रणनीति पर कार्य करती थी, पर इंडिया गठबंधन के बिहार में कमान संभाले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने रणनीति बदलकर सत्ता पक्ष के नेताओं को भी चौंका डाला है। बिहार में हो रहे चौथे चरण के चुनाव में बेगूसराय और मुंगेर से महागठबंधन ने बड़ी सोच समझकर भूमिहार जाति से उम्मीदवार नहीं दिया है और इन दोनों जगहों पर आरजेडी सुप्रीमो ने पिछड़ी जाति के उम्मीदवार उतारकर एनडीए की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, बेगूसराय में हुए पिछले कुछ लोकसभा चुनाव की चर्चा करें तो यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही भूमिहार जाति से आने वालों को अपना उम्मीदवार बनाते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में बीजेपी की विजय संकल्प रैलियों में कुर्सियां खाली, कहीं 400 पार का हाल 75 पार के दावे जैसा ना हो। जी दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की जनसभाओं में खुली कुर्सियां बहुत कुछ कह रही हैं। चुनाव से पहले आम मतदाताओं का रुझान आंकने के कुछ पैमाने होते हैं, उनमें से ये भी एक गंभीर संकेतक है। मुख्यमंत्री समेत दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की रैलियों को लेकर आम लोगों में उदासीनता केंद्र और राज्य की सत्ता में 10 साल से काबिज भगवा दल के लिए सामान्य बात नहीं है और ये किसी एक जनसभा में नहीं हो रहा है। लगातार हो रही बीजेपी की जनसभाओं में उसके नेताओं को सुनने की लोगों में उत्सुकता नहीं है। हरियाणा में ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के 400 पार के दावे का हाल कहीं हरियाणा में 75 पार वाले जैसा ना हो जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 75 पार का दावा कर बीजेपी 40 पर अटक गई थी। बीजेपी इसके लिए बहाने गिना रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। पंचकुला में सीएम सैनी के विजय संकल्प रैली को संबोधित करने से पहले खाली पड़ी कुर्सियां। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए हरियाणा में हर विधानसभा क्षेत्र में जनसंकल्प रैली कर रही है और इन रैलियों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत प्रदेश के दिग्गज मौजूद रहते हैं। यही विजय संकल्प रैलियां बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गई है। रैलियों में खाली कुर्सियां इस बात का संकेत हैं कि भाजपा के लिए ऑल इज वेल नहीं है। रैलियों में वक्ता तो भरपूर है, लेकिन श्रोता नदारद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव का आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा यह दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार, वोट के लिए आरक्षण पर बदले इसके सुर। जी दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने आरएसएस
आरएसएस को दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार करार दिया है और कहा है कि आरक्षण खत्म करने का मंसूबा रखने वाला ये परिवार अब चुनाव में वोट के लिए आरक्षण नहीं समाप्त करने की बात कर रहा है। यादव ने एटा और आगरा में सपा और इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभाओं में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी साजिश के तहत हर क्षेत्र को निजी हाथों में बेचकर आरक्षण को खत्म करना चाहती है, मगर समाजवादी लोग उसे कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने संघ परिवार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इन्हें हमारे आपके परिवार की तो चिंता है, लेकिन उनके साथ दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार है जो आरक्षण खत्म करना चाहता था। अब वोट चाहिए तो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष का इशारा संघ प्रमुख मोहन भागवत के रविवार के उस बयान की तरफ था जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ ने हमेशा संविधान के अनुसार आरक्षण का समर्थन दिया है और संगठन भेदभाव व्याप्त रहने तक आरक्षण लागू रखने की वकालत करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूरे देश में चल रही बदलाव की हवा, केंद्र की सत्ता से बीजेपी का जाना तय, शरद पवार का बयान। जी दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि पूरे देश में बदलाव की हवा चल रही है। अपनी खामियों और विफलताओं के कारण सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रति अब लोगों की धारणा बदल गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि शिरूर और अहमदनगर लोकसभा क्षेत्रों में महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करते हुए हजारों लोगों से बातचीत की और बदलाव की इच्छा को महसूस किया। पवार ने कहा कि जनता, किसान, श्रमिक, युवा और महिलाएं बीजेपी सरकार की कार्यशैली से परेशान हैं। बीजेपी को 10 साल तक देश पर शासन करने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने जनता को निराश किया। शरद पवार ने दावा किया कि विभिन्न क्षेत्रों में संकट के अलावा BR अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान पर भी खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जवाहरलाल नेहरू, अन्य पूर्व प्रधानमंत्री और हमारी भी आलोचना करते रहते हैं। प्रधानमंत्री को हम को निशाना बनाए बिना रात में नींद नहीं आती और उन्हें काम के माध्यम से अपने पद की गरिमा बरकरार रखनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी की गढ़ में प्रधानमंत्री इतने घबराए हुए क्यों हैं? मोदी सरकार से कांग्रेस का सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस ने सूरत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचन होने तथा इंदौर में नाम वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा पर्चा वापस लेकर भाजपा में शामिल होने के बाद मंगलवार को सवाल किया कि उनकी पार्टी के मजबूत गढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबराए और डरे हुए क्यों हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप लगाया कि इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए डराया और धमकाया गया है। इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए सोमवार को नामांकन वापस के आखिरी दिन अपना पर्चा वापस ले लिया। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और इससे पहले सूरत में भी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि 1984 के बाद से सूरत और इंदौर लोकसभा सीट कांग्रेस ने नहीं जीती, फिर भी 2024 में दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए डराया धमकाया गया और उन पर दबाव डाला गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मराठवाड़ा में जल संकट को लेकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे बीजेपी नेता, कांग्रेस ने मोदी से पूछे ये सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा से पहले मंगलवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा के नेता मराठवाड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि मराठवाड़ा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री ने मराठवाड़ा के किसानों की पीड़ा को क्यों नजरअंदाज किया। मराठवाड़ा में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या योजना है। केवल गुजरात के सफ़ेद प्याज से ही निर्यात प्रतिबंध क्यों हटाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की पहली छमाही में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा में कम से कम 685 किसानों ने अपनी जिंदगी समाप्त कर ली है। राज्य के कृषि मंत्री के गृह जिले बीड़ में सबसे ज़्यादा 186 मौतें हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली में नामांकन के दिन यूपी की सीट पर रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी, कांग्रेसियों में है जबरदस्त उत्साह। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दम झोंक दिया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं। राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता अब चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। चुनावी क्षेत्र में जनसभा, रैली, रोड शो और जनसंपर्क लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और हर वोटर तक पहुंचने
की कोशिश में लगे हुए हैं, यानी कि ये कहा जाए कि अपनी पूरी ताकत झोंककर प्रत्याशी और बड़े नेता लगातार जनता के संपर्क में हैं। 3 मई को ही रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव के 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब तीसरे चरण की ओर चुनाव आगे बढ़ रहा है। आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार उतना ही तेज होता जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड की सभी 14 सीटें जीतेगी इंडिया गठबंधन, सीएम चंपई सोरेन ने आंकड़ों से किया दावा। जी दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने रविवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य के कोल्हान क्षेत्र में जो हुआ वो लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड में दोहराया जाएगा। झामुमो और उसके गठबंधन सहयोगियों ने 2019 में कोल्हान क्षेत्र की सभी 14 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें पूर्वी सिंहभूम की 6 सीटें, पश्चिम सिंहभूम की 5 और सरायकेला खरसावा की 3 सीटें शामिल हैं। सीएम चंपई सोरेन ने आगे कहा कि हम 2019 के लोकसभा चुनावों में पिछड़ गए थे, लेकिन कोल्हान क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ सभी 14 विधानसभा सीटें जीतकर अपनी स्थिति फिर से हासिल करने में कामयाब रहे। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी प्रशासन ने शिक्षा और रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, केवल जुमलों से लोगों को उलझाया। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में चुनाव खत्म होते ही बीजेपी के लिए आई बुरी खबर, फलौदी सट्टा बाजार ने चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दूसरे चरण के मतदान के बाद भाजपा की संभावित सीटों के ग्राफ में कमी होती नजर आ रही है और इसके पीछे प्रमुख कारण राजपूत समाज व जाट समाज की भाजपा से नाराजगी होना बताया जा रहा है। खासकर राजपूत समाज बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में वो बीजेपी से दूरी जाता नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलौदी ने पहले के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें मिलने का अनुमान जता दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर फलौदी के सट्टा बाजार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और फलौदी के सट्टा बाजार के मुताबिक 25 में से 18 से 20 सीटें पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, जबकि बाकी सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फलौदी के एक सटोरिये ने बताया है कि बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, जबकि चुरू व भरतपुर में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पी चिदम्बरम ने भाजपा के मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल, कहा भाजपा का घोषणा पत्र गायब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र घोषणा के बाद गायब हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस के घोषणा पत्र को उसके कल्याणकारी वादों के कारण लोकप्रियता मिली है। एक्स पर एक पोस्ट में पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र 3 ड्राइविंग सिद्धांतों पर आधारित है, काम, धन और कल्याण। भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कांग्रेस के घोषणा पत्र से तुलनीय हो, इसलिए पीएम मोदी और दूसरे बीजेपी नेता अपने घोषणा पत्र के बारे में नहीं बोलते हैं। भाजपा का घोषणा पत्र गायब हो गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ी है और देश के करोड़ों लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के प्रमुख चिदम्बरम ने कहा कि उनकी पार्टी के चुनाव दस्तावेज में समावेशी दृष्टिकोण है और ये केवल गरीबों के बारे में बात करता है। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र के सोलापुर में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर SC, ST, OBC और गरीबों का पहला अधिकार है। पीएम मनमोहन सिंह ने नवंबर 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद में अपने भाषण में यही बात कही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने शिवसेना को दिया धोखा, शिंदे गुट को लगा झटका, पूर्व मंत्री सुरेश नवले ने पार्टी को कहा अलविदा। जी दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुरेश नवले ने शिवसेना शिंदे गुट पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने दावा किया है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के दावे के आगे घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे से जुड़ने वाले लोगों का राजनीतिक करियर कम से कम आज के लिए लगभग खत्म हो गया है, मुझे कल के बारे में नहीं पता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनता के पैसे से दिया जाता है अनाज, मायावती ने मोदी सरकार की मुफ्त अन्न योजना को बताया छलावा। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना को छलावा बताते हुए कहा कि जनता इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि यह अनाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की जेब से नहीं बल्कि खुद गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से दिया जा रहा है। मायावती ने कहा कि एक चुनावी जनसभा में जनता को विरोधी पार्टियों
पार्टियों के खोखले वादों से आगाह करते हुए भाजपा पर कांग्रेस की ही तरह जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना का जिक्र करते हुए कहा कि वो लोगों से कहते हैं कि भाजपा और मोदी ने उन्हें मुफ्त राशन दिया और उन्हें भाजपा को वोट देकर ये कर्ज चुकाना चाहिए, मगर लोगों को इससे गुमराह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो मुफ्त राशन आपको दिया जा रहा है वो मोदी जी या भाजपा की जेब से नहीं आ रहा है, बल्कि ये टैक्स के रूप में दिए गए आपके ही पैसे से दिया जा रहा है। मायावती ने कहा कि लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कोई कर्ज है जिसे चुकाना होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गरीब लोगों की जटिल समस्या केवल हर हाथ को काम देने से ही खत्म होगी। अगर सरकार बनाने का मौका मिला तो उनकी पार्टी इस पर ध्यान देगी। बसपा अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ज्यादातर देखा गया है कि जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है वहां सपा अपने परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे देती है और जहां हिंदू संख्या में अधिक है वहां मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती है। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी पर भड़के मुकेश साहनी, वीआईपी सुप्रीमो बोले बीजेपी का काम चंदा दो हम धंधा देंगे। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को सारण सीट से अपना नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान सारण में चुनावी सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी बीजेपी पर खूब बरसे और कहा कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है और आज संविधान खतरे में है। मुकेश साहनी ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पिछड़ा वर्ग का एक भी बच्चा है तब तक ये संविधान ना कोई समाप्त कर सकता है और ना ही संविधान बदल सकता है। सारण के अलावा साहनी ने खगड़िया और वैशाली में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।